1680 में शिवाजी महाराज की जब मृत्यु हुई तो उनके पास लगभग 300 किले थे। अच्छा। तो 65 to 80 मात्र 15 वर्षों में उन्होंने पूरे साम्राज्य को पुनः एक बार खड़ा किया, पहले से भी आगे ले गए और ज्यादा विस्तार दिया और लगभग दक्खन की एक बड़ी शक्ति बन गए। महारानी ताराबाई साहब वास्तव में इतिहास की बड़ी एक अनसंग वीरांगना है। तो डेफिनेटली औरंगजेब को, मुगलों को उस समय ऐसा लगा होगा कि अब मराठों का रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो बाजीराव ने ये पहली बार करीब करीब ये विचार महाराष्ट्र में रखा कि अब उत्तर की ओर देखना है। अच्छा। अब हमारा विस्तार जो है वो उत्तर दिशा में, क्योंकि अभी तक मराठों ने कभी उत्तर की दिशा में कोई विस्तार नहीं किया। जो इतिहास 10वीं तक सामान्यतः सिलेबस में पढ़ाया जाता है उसमें सबको ये पानीपत के 3 युद्ध कम से कम याद रह जाते हैं। इतना तो रहता ही है। और उसमें ये भी एक सेंटेंस सबको याद रहता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया। ये मोटा मोटा अधिकांश बच्चों को याद है। इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग साइड है इस सेंटेंस की। अच्छा। और वो ये है कि मराठे पानीपत में क्या कर रहे थे। फिर निजाम ने पत्र लिखा, बाजीराव के पास पत्र आया, बाजीराव के सलाहकारों ने भी मना किया कि ये कौन सी बात है। बाजीराव ने कहा नहीं, लड़ाई निजाम से है। वो बेचारे सैनिक तो अब नौकरी कर रहे हैं और उनका त्योहार है, तो उन्होंने 2 दिन की मोहलत दी। अच्छा। रसद पहुंचाई, ईद मनाने दी और फिर चौक किया। अपने एक आदेश में शिवाजी महाराज अपनी सेना के नायकों को आदेश दे रहे हैं, सैनिकों को रात को दिया बुझा के सोना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों? दिए में तेल रहेगा, उस जमाने में तो तेल। अच्छा। और तेल में कपास की पाती। तो उनका कहना था कि जंगली चूहों को ये पसंद है। अच्छा। और वो जंगली चूहे इस बाती के चक्कर में वो दिए को ढोल देते हैं। वो दिया ढुल जाएगा, बाती जलती भी रहेगी, वो बाती लेके इधर उधर घूमते हैं, जलती बाती लेके। अच्छा। घूम सकते हैं। और आपके साथ में बारूद है, हथियार है। क्या आपको लगता है कि जैसे वीर शिवाजी महाराज जैसे और योद्धा भारत में होते तो अंग्रेज यहाँ पर अपनी जगह बना पाते, अपना साम्राज्य स्थापित कर पाते? नमस्कार, मैं शीतल पटेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे शो वयम भारतम पर। आप सभी ने हमारे पहले एपिसोड को खूब सराहा, खूब सारा स्नेह दिया और काफ़ी कमेंट सेक्शन में किए। उसके लिए आप सभी का दिल से आभार। हमारे पहले एपिसोड में मराठा इतिहास का जिक्र आया और आप सभी का ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मराठा इतिहास के प्रति हमें दिखाई दिया। तो उसी को देखते हुए एक बार हमने फिर से आमंत्रित किया है श्रीरंग पेंढारकर जी भाई साहब को। आप एक प्रतिष्ठित कॉलम राइटर, डिजिटल क्रिएटर और सबसे अहम एक राष्ट्रवादी चिंतक हैं। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे शो वयम भारतम पर। थैंक यू। आपने कमेंट्स पढ़े होंगे, काफ़ी लोगों ने काफ़ी सवाल आपके लिए वहाँ पर छोड़ दिए, इसीलिए एक बार फिर से हम आपके साथ चर्चा करेंगे मराठा इतिहास के बारे में। जरूर। तो जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाले सवाल था कि शिवाजी महाराज ने मुगल शासकों को कुछ किले दिए थे, इसमें नंबर अलग अलग दिया गया है। जैसे कि किसी ने कहा 23 किले या किसी ने 80 तक मेंशन किया है उसमें। तो इसके पीछे की क्या सच्चाई है वो आपसे हम जानना चाहेंगे। नहीं, 80 किले तो महाराज के पास उस समय थे ही नहीं। अच्छा। तो 80 किले तो बहुत बिग नंबर। एक्स्ट्रा, हाँ, एक बड़ा नंबर है। दरअसल उस समय उनके पास कुछ 35 किले थे। अच्छा। और उसमें से 23 किले उन्हें देने पड़े थे। मिर्जा राजा जयसिंह ने जब उनका पुरंदर का किला घेर लिया था। अच्छा। और महाराज को संधि करनी पड़ी थी और वो पराजय थी। अच्छा। तो चूंकि पराजित हुए थे इसलिए अपने किले उनको देना पड़े।
तो 35 में से 23 किले उन्हें जय सिंह को सौंपना पड़े। ये यानी औरंगजेब मुगलों को- औरंगजेब के सर- समय की बात। जय सिंह वाज रिप्रेजेंटिंग औरंगजेब only। अच्छा, उन्हीं के सरदार थे। जय सिंह कहाँ के राजा थे? राजस्थान, मतलब वो राजस्थान, राजपूताना से। अच्छा। और उन्होंने, वो भी बहुत काबिल अच्छा। वॉरियर थे अपनी जगह। और उसके पहले जो प्रयास किए गए थे शिवाजी महाराज को पराजित करने के, वो सफल नहीं हो पाए थे। इसलिए फिर एक तरह से औरंगजेब ने अपना तुरुप का इक्का महाराष्ट्र भेजा और उन्होंने वो काम भी किया जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी। तो शिवाजी महाराज को वो संधि करना पड़ी और उस संधि में उन्होंने अपने 23 किले उनको सौंप दिए। 12 किले जिनमें राजगढ़, जो उस समय उनकी राजधानी थी, वो उनके पास ही रहे। और पर उसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 1646 में लगभग 16 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने पहला किला जीता। अच्छा, 16 साल की 16 साल की उम्र में। 1665 में ये पुरंदर की संधि हुई महाराजा जय सिंह के साथ। तो फिर उनको 23 किले दे दिए, मतलब करीब करीब वो बहुत सिमट गए। और उसके बाद 1680 में शिवाजी महाराज की जब मृत्यु हुई तो उनके पास लगभग 300 किले थे। अच्छा। तो 65 to 80 मात्र 15 वर्षों में उन्होंने पूरे साम्राज्य को पुनः एक बार खड़ा किया, पहले से भी आगे ले गए और ज्यादा विस्तार दिया और लगभग दक्खन की एक बड़ी शक्ति बन गए। तो ये उनकी बहुत बड़ी एक महानता थी कि उन्होंने बहुत कम कर पाते हैं। एक बार आपने एक लेवल तक अपना राज्य बढ़ाया, फिर किसी वजह से वो कम हुआ, उसको फिर बढ़ाना और फिर उसके भी आगे लेके जाना आसान नहीं होता है। ये उनकी विलक्षणता थी, ये छत्रपति शिवाजी महाराज ही कर सकते थे कि वो ऐसा कर पाए। एक और सवाल भाई साहब जो बार बार कमेंट सेक्शन में देखने को मिला कि जो शिवाजी महाराज की पुत्रवधू रानी ताराबाई थी, कि उनका जो साहस और संघर्ष था उसके बारे में हमने कम उल्लेख किया, तो उसके पीछे की क्या कहानी है? एक बार थोड़ा सा उसके बारे में आप प्रकाश डालिए। महारानी ताराबाई साहब वास्तव में इतिहास की बड़ी एक अनसंग वीरांगना है, जिनका जिक्र सामान्यतः बहुत कम होता है और अधिकांश लोग उनके बारे में जानते ही नहीं है। हाँ। या जानते हैं तो बहुत सीमित जानकारी है। जब पिछली बार हमने बात की थी तो हमने इस बात का जिक्र किया था कि औरंगजेब का एक बहुत लंबा समय महाराष्ट्र में मराठों के साथ लड़ाई में बीता। हाँ, अंतिम उनके 27 साल उसमें गए। उसमें बहुत बड़ा लंबा पीरियड संभाजी महाराज 1689 में मार दिए गए थे औरंगजेब द्वारा। उसके बाद कुछ 5-6 साल 7 साल राजाराम महाराज थे। अच्छा। और ताराबाई साहब उनकी पत्नी थी। तो राजाराम महाराज के बाद लगा ऐसा होगा औरंगजेब को उस समय कि अब तो सब गए। हाँ, तो शिवाजी महाराज भी गए, अब संभाजी महाराज भी गए, राजाराम भी गए। राजाराम का जो पुत्र था वो बहुत बिल्कुल 1-2 साल ऐसा बहुत छोटी उम्र का थे। तो डेफिनेटली औरंगजेब को, मुगलों को उस समय ऐसा लगा होगा कि अब मराठों का रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। और जिसको कहते हैं राइजिंग टू द अपॉर्चुनिटी, राइजिंग टू द ओकेजन। तो स्थिति बहुत खराब थी। अब नेतृत्व बचा नहीं था एक तरह से। ऐसी स्थिति में शी वॉज द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड पर्सन टू हैव रिजन टू द ओकेजन, कि वो उस परिस्थिति के लिए उन्होंने अपने आप को तैयार किया। और उन्हें 2 बहुत काबिल सेनापति मिले। अच्छा। संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव। अच्छा। और खुद ताराबाई साहब ने भी लड़ाइयाँ लड़ी। उन्होंने खुद ने युद्ध लड़ा। खुद ने भी युद्ध लड़े और उस इतने कठिन समय में और इतने बलशाली शत्रु के सामने।
औरंगजेब वाज अ वेरी पावरफुल मैन। मतलब जितनी उनकी उम्र होगी ताराबाई साहब की, उससे शायद दुगना समय तो औरंगजेब बादशाह इतना रहे होंगे। अनुभव और इतनी बड़ी सेना हाँ, के साथ। तो नहीं उसका एक्सपीरियंस इतना था वॉरफेयर का। तो औरंगजेब वाज अ वेरी श्रूड स्ट्रेटेजिस्ट और पॉलिटिशियन थे। उनसे लड़ना छोटे मोटे के बस की बात नहीं थी। तो ऐसे बलशाली शत्रु से, जिनके रिसोर्सेस ज्यादा अच्छे थे, जिनकी संख्या बल बहुत ज्यादा था और जिनका एक्सपीरियंस वॉरफेयर का बहुत ज्यादा था, बहुत लंबा था, ऐसे शत्रु से इतना लंबा समय का अनवरत युद्ध करते रहना, ये ताराबाई साहब की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और हम सबको उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, उनका धन्यवाद देना चाहिए, उनका आभारी होना चाहिए कि अगर वो नहीं करती और यदि दक्कन में मराठे पराजित हो जाते, समाप्त प्राय हो जाते, तो हमारा इतिहास क्या होता ये हम कल्पना नहीं कर सकते। तो आज हम या उसके बाद का जो इतिहास जिस तरीके से अगले 100-150 साल 200 साल मराठों का जो आधिपत्य रहा, दबदबा रहा पूरे देश में, बाजीराव पेशवा बाद में आए, तो एक तरह से उन्हें वो प्लेटफॉर्म मिला जहां से उन्होंने फिर आगे मराठा संघर्ष को आगे बढ़ाया और उसको विजय में बदला, परिवर्तित किया। तो बहुत बड़ा रोल है। लगभग कितनी लड़ाइयां उन्होंने लड़ी होंगी फिर भी, अगर कोई आंकड़ा तो ऐसा मैं नहीं दे सकता, पर उस जमाने में लड़ाई वाज कांस्टेंट, वो कंटिन्यूअस होती थी। एक के बाद ये किला, इसके बाद वो किला, उसके बाद वो किला, वो चलता ही रहता था। तो बहुत उनका बड़ा योगदान है हमारे इतिहास में और उस दृष्टि से उन्हें याद नहीं किया जैसे हमने महारानी लक्ष्मीबाई को, झांसी की रानी को याद करते वो फिर भी हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में उनका काफी नाम है और सभी जगह है। उनका अपना रोल था, उन्हीं की तरह इनका भी होना चाहिए, याद करना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज की स्थापना के बाद जो पेशवाओं का प्रभाव मराठा साम्राज्य या मराठा इतिहास में हमें देखने को मिलता है, वो किस तरह से आगे आया? पेशवा का शब्द का अर्थ होता है प्राइम मिनिस्टर, एक तरह से। अच्छा, मराठा हिस्ट्री में इसमें तो पेशवा मतलब प्राइम मिनिस्टर। और ये पद तो चला आ रहा था। अच्छा, पहले से चला आ रहा था। शिवाजी महाराज के समय भी उनके इसमें सबसे लंबा समय मेरी नजर में मोरोपंत पिंगले उनके पेशवा थे। तो पेशवा का पद तो रहता ही था, प्राइम मिनिस्टर का एक पोस्ट तो थी ही सही। बालाजी विश्वनाथ जब पेशवा बने, अच्छा, और शाहू महाराज जब छत्रपति बने, और बालाजी विश्वनाथ ने जिस तरह से शाहू महाराज को छत्रपति बनने में मदद की और औरंगजेब को हराते हराते मराठे भी काफी बुरी स्थिति में आ गए थे, क्योंकि सतत युद्ध लड़ना किसी भी समाज के लिए हेल्दी नहीं होता है और उसमें वो समाज जनहानि होती है, धनहानि होती है, सभी कुछ होता है। तो कई पीढ़ियां कट गई मराठों की भी, तो समाज बहुत बुरी स्थिति से भी गुजरा, बहुत कठिन स्थिति में था। ऐसी परिस्थिति में बालाजी विश्वनाथ ने औरंगजेब के पश्चात के समय में कंसोलिडेशन का एक काम चालू किया। अच्छा, सशक्तिकरण जिसको हम कह सकते हैं शायद। तो वो उन्होंने कि उस जो कुछ साम्राज्य उस समय बचा हुआ था उसको ठीक करना, उसको सिस्टम लगाना, उसमें रेवेन्यू कलेक्शन ठीक करना, इस तरह से उन्होंने, तो वो शाहू महाराज के समय वो पेशवा थे और उनकी मृत्यु हुई 1720 में। जब उनकी मृत्यु हुई तो फिर अब नए पेशवा, तो अभी तक बालाजी विश्वनाथ तक पेशवा को नियुक्त करने का जो क्रम था, वो वंशानुगत नहीं था। अच्छा, एक ही परिवार से पेशवा आए ये आवश्यक नहीं था। तो फिर किस तरह से? तो बालाजी विश्वनाथ के बाद शाहू महाराज के पास जो कोई विकल्प थे उनमें एक विकल्प बाजीराव भी थे। अच्छा, जो उस समय बहुत यंग थे, मात्र 20 साल की उम्र। अच्छा, 20 साल की उम्र में पेशवा बन गए। 20 साल की उम्र थी और इसलिए अन्य लोग जो पेशवा बनने की कामना रखते थे उनकी निगाह में तो वो बच्चे थे। तो उनको ऐसा लगा नहीं था कि बाजीराव को पेशवा बनाना चाहिए। लेकिन बाजीराव का एक बहुत प्रसिद्ध भाषण है
अच्छा। शाहू महाराज के समक्ष। इस दरमियान बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात और नेक्स्ट पेशवा की नियुक्ति होने के पहले। और उसमें बाजीराव ने ये पहली बार करीब करीब ये विचार महाराष्ट्र में रखा कि अब उत्तर की ओर देखना है। अच्छा। अब हमारा विस्तार जो है वो उत्तर दिशा में, क्योंकि अभी तक मराठों ने कभी उत्तर की दिशा में कोई विस्तार नहीं किया था। दक्कन में ही वो बिजी थे, दक्कन में ही वो, और उनका सारा आधार उनकी जो स्ट्रेटेजी का वो यही था कि हम हमारी टर्फ पर ही लड़ेंगे। अच्छा। क्योंकि हम यही लड़ सकते हैं। तो वो जो सह्याद्री की पहाड़ियां और वहां से जो उनका एक मजबूत स्थिति उनकी, हाँ, जो उनके फेवरेबल परिस्थिति थी, उसका फायदा उठाते हुए लड़ना, आक्रमण दूसरे करते थे, ये डिफेंड करते थे और अपने आजू बाजू के किलों को जीतते थे, वहां ये आक्रमण करते थे, लेकिन ये उस एक पर्टिकुलर टेरिटरी से बाहर जाके आक्रमण नहीं करते थे। बाजीराव ने कहा कि दैट टाइम इज ओवर, क्योंकि बाजीराव ने ये फिगर आउट कर लिया कि अब मुगल साम्राज्य का पतन निश्चित है। 27 साल से औरंगजेब राजधानी के बाहर थे। 27 साल से औरंगजेब जैसे कूटनीतिक और राजनीतिक रूप से चतुर बादशाह अपनी राजधानी में नहीं थे। तो निश्चित था कि उसकी वजह से बहुत ह्रास उनकी शक्ति का राजधानी में या उनकी पूरी सत्ता में होना ही था, कहीं भी होगा। तो ये वो समझ गए थे, और उनको ये भी पता था कि औरंगजेब के उत्तराधिकारी उतने योग्य नहीं थे जितने औरंगजेब थे। अच्छा। तो इस वजह से बाजीराव को ये अपॉर्चुनिटी समझ में आई कि अब हमें उत्तर की ओर जाना चाहिए, क्योंकि अब मुगल कमजोर हो रहे हैं, तो नाउ वी कैन स्ट्राइक देम, और हम अब दिल्ली जीत सकते हैं। इसके पहले मराठा इतिहास में किसी ने ये बात सोची भी नहीं थी, परिस्थिति भी नहीं थी, सोची भी नहीं थी। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद जो दूसरा नाम मराठा इतिहास में देखने को मिलता है वो पेशवा बाजीराव। वो सीमाएं बहुत बढ़ा दी और मराठों को एक राष्ट्रीय शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति, सिर्फ दक्कन तक सीमित न रहते हुए पहले वो मालवा तक आए, और फिर उन्होंने एक बहुत काबिल टीम खड़ी करी। तो मल्हार राव होलकर, अच्छा, जो इंदौर में आज हम होलकर राज परिवार के रूप में जिनको हम देखते हैं, उसके आदि पुरुष मल्हार राव होलकर, वो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते थे। उनका कोई उस समय नाम नहीं था या उस परिवार का कोई नाम नहीं था, टैलेंट थी। तो बाजीराव ने उनको अपने साथ रखा। राणोजी शिंदे, जिन्हें आज हम सिंधिया परिवार के नाम से जानते हैं, परिवार जो ग्वालियर के, उनके एक तरह से उस राजघराने के आदि पुरुष राणोजी शिंदे थे, उनको अपने साथ किया। पवार परिवार जो धार में जिनका राज रहा आगे चल के, तो पवार परिवार, तो वो उनके, तो ये ऐसे बाजीराव ने अपनी धीरे धीरे कंसोलिडेशन चालू किया, टीम बनाई बहुत बड़ी, टैलेंट्स को इकट्ठा किया, शक्तियां दी, उनको जिसको कहना चाहिए एम्पावर किया, उनको कुछ क्षेत्र के अधिकार दिए कि आप यहाँ टैक्स वसूल कर सकते हैं, और अपनी सेनाएं रखी और आगे बढ़ी। मुगल शासकों के होते हुए उनके, और उन्हीं का प्रदेश था। अच्छा। उसके पहले मालवा उनका था। तो पर धीरे धीरे मालवा पे, क्योंकि अब आगरा या दिल्ली, अब उनकी तब तक राजधानी दिल्ली हो चुकी थी, तो दिल्ली में चूंकि काबिल शासक नहीं थे, तो उसका परिणाम था कि सब जगह एक अराजकता कह लीजिए, केओस कह लीजिए था। उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने एक एक एरिया जीतना चालू करा, प्रदेश जीतना चालू किया। और बाजीराव की जो दूरदृष्टि, पहले तो ये वैक्यूम को रीड करना, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है आज की भाषा में अगर हम बात करें तो डायग्नोसिस और पोस्टमार्टम, ये दो चीजें होती हैं। पोस्टमार्टम किसी लाश पे होता है, डायग्नोसिस जीवित व्यक्ति पर होता है। तो डायग्नोसिस बहुत टफ है, क्योंकि आपको कुछ रिपोर्ट्स के आधार पे ये देखना है, ये समझना है कि इस व्यक्ति को क्या हुआ है। पोस्टमार्टम तो इजी है, चीरफाड़ करके आदमी देख ले। तो आज कोई भी उस जमाने की परिस्थिति के बारे में कमेंट करना बहुत आसान है, लेकिन उस दिन 1720 में ये विजुअलाइज करना
कि अब ये समय आ गया है कि हमको दिल्ली तक जाना चाहिए। मराठा ये बाजीराव साम्राज्य की को बढ़ाना है। ये बाजीराव की दूरदर्शिता थी, हम्म, ये बाजीराव की विलक्षण बुद्धिमानी थी कि उनको ये बात समझ में आई। और फिर सिर्फ समझ में आने से काम नहीं होता, हम्म, एग्जीक्यूट भी करना रहता है। हाँ, तो फिर उसके इतने लिए लोगों को, इतने राजाओं उसके को लिए एक साथ और आपके पास एकत्रित कुछ नहीं करना। बचा था। आप भी 27 साल से युद्ध लड़ रहे थे, बस खत्म भर नहीं हुए थे। हाँ, हाँ, तो वो स्थिति थी। तो उस स्थिति से फिर सेना खड़ी करना, इक्विप करना, ये सब करके, और फिर उस ऐसी टेरिटरी में जहाँ का भौगोलिक नॉलेज आपका नॉलेज सीमित है, जहाँ आपके कोई मित्र नहीं है, हॉस्टाइल एरिया है, सभी आपके दुश्मन है, तो उन जगहों पर जाना, उन जगहों पर जाकर जीतना विलक्षण उनकी उपलब्धियां थी। और अगेन चूंकि हमें इतिहास इस दृष्टि से पढ़ाया ही नहीं गया हाँ, कि हमें हमारे नायक पर गर्व हो सके, तो बाजीराव को भी जो श्रेय मिलना चाहिए, और उनका भी अब पिछले कुछ 5-10 सालों में, हाँ, सोशल मीडिया आने के बाद थोड़ा बहुत फर्क उनका पड़ने लगा नाम है। सामने आने लगा है, या लोग थोड़ा पढ़ने लगे हैं इतिहास। तो आज भी लोगों को, मैं और आप इंदौर में बैठे हैं, हाँ, अभी भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों को ये पता नहीं है कि मुश्किल से 100-150 किलोमीटर दूर उनकी समाधि है। अच्छा, ये मेरे लिए भी नई चीज है, मतलब बहुत अनभिज्ञ हूँ मैं भी। खरगोन जिले में रावेरखेड़ी जगह पे अच्छा, बाजीराव की समाधि है। वहां पर उनकी सनस्ट्रोक से डेथ हुई थी। अच्छा, लू लगने से उनकी मृत्यु हुई थी, और बहुत कम है, मुश्किल से 39-40 साल के लिए। तो ये हमारा दुर्भाग्य था कि वो इतनी जल्दी गुजर गए। जैसा कि आप बता रहे हैं कि इतना समृद्ध मराठा इतिहास रहा है, और इतने बड़े बड़े वीर वीरांगनाओं ने इस मराठा कुल में जन्म लिया है, तो फिर इसके पतन की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? अभी जो मैंने लास्ट में एक चीज बोली कि बाजीराव की बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई, हाँ, तो थोड़ा सा ये मराठा साम्राज्य का दुर्भाग्य रहा। थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा दुर्भाग्य, बहुत बड़ा दुर्भाग्य कि मराठाओं के बहुत सारे नायक इस कालखंड में, इस कालखंड में मुश्किल से 70-80 साल का कालखंड ले लें। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई। अच्छा, तो वहां से 1780 समझ लीजिए, 100 साल का कालखंड आप ले लीजिए। 100 साल के कालखंड में शिवाजी महाराज स्वयं 85 साल के थे, मृत्यु हुई तब, वो भी कोई बड़ी उम्र नहीं होती। बाजीराव, संभाजी महाराज 32-33 साल के थे। बाजीराव 39-40 साल के थे। उनके छोटे भाई चिमाजी आपका बहुत वीर, बहुत काबिल व्यक्ति थे, 32 साल। अच्छा, और इसके बाद माधवराव पेशवा, जो पानीपत के युद्ध के बाद पेशवा बने थे, अच्छा, 1761 के बाद, वो भी अंडर 30। अच्छा, इतनी कम उम्र में, और बहुत टैलेंटेड, बहुत काबिल व्यक्ति थे। तो इतने आपके 5-6 स्टालवर्ड्स सिर्फ 100 साल के कालखंड में, उससे भी कम 70-80 साल के कालखंड में, अगर आपके इतने सारे नायक इतनी अल्पायु में उनको अगर जाना पड़े, तो नई नेतृत्व कहाँ से आएगा? हाँ, नया और लगातार लड़ाई में ही समय अगर इनमें से कोई 1-2 लोग को अगर आयु मिलती, तो शायद इतिहास कुछ और होता। तो मराठा साम्राज्य के साथ दुर्भाग्य रहा कि पानीपत का युद्ध, तीसरा युद्ध पानीपत, मराठा हारे, और वो युद्ध बहुत स्केल बहुत बड़ा था। अच्छा, और हमको जो इतिहास 10वीं तक सामान्यतः सिलेबस में पढ़ाया जाता है, उसमें सबको ये पानीपत के 3 युद्ध कम से कम याद रह जाते हैं। इतना तो रहता ही है। और उसमें ये भी एक सेंटेंस सबको याद रहता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया। ये मोटा मोटा अधिकांश बच्चों को याद रहता है। इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग साइड है इस सेंटेंस की। अच्छा, और वो ये है कि मराठे पानीपत में क्या कर रहे थे? महाराष्ट्र की शक्ति थे। हाँ, पानीपत कहाँ? पूना, सह्याद्री, पानीपत दिल्ली के भी आगे 70-80 किलोमीटर आगे हरियाणा में पानीपत है। तो इस पे सामान्यतः ध्यान जाता भी नहीं है, और ध्यान दिलाया जाता भी नहीं है।
या जानबूझकर थोड़ा सा? हाँ, क्योंकि मराठे अगर पानीपत में युद्ध लड़ रहे थे तो इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान से आने वाले अहमद शाह अब्दाली को हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ताकत मराठे थे, न कि मुगल। मुगल दिल्ली में बीच में बैठे थे, अच्छा, पर वो नहीं लड़ रहे थे। तो इसकी वजह यह है कि एक्चुअली मुगलों को पूरी तरह परास्त कर दिया था इसके पहले, और अफगानिस्तान के कुछ पहले तक अच्छा, रघुनाथ राव सेना लेके अटक एक जगह है, हाँ, वहां तक मराठा कहाँ, सेना महाराष्ट्र में? अफगानिस्तान में। अच्छा, अफगानिस्तान अफगानिस्तान के जस्ट लगा हुआ। तो अटक तक मराठा सेनाएं गई थी, झंडा गाड़ के आई थी, और इतना बड़ा क्षेत्र है ना, अफगानिस्तान से लेके तो दक्खन तक, और तो ये सारा क्षेत्र मराठों के आधिपत्य में था। और मुगलों के साथ उनकी एक संधि थी, अच्छा, कि जिसमें मुगलों ने जो उनके राइट्स थे टैक्स कलेक्शन के, वो उसमें से बहुत अधिकांश हिस्से के राइट्स जो हैं वो मराठों को दे दिए थे। अच्छा, अगर आप टैक्स कलेक्ट करेंगे तो नेचुरली आपका सुरक्षा का जिम्मा भी आपका हो जाएगा। हाँ, तो मुगलों के साथ ये ट्रीटी थी कि अगर अब कोई दिल्ली पे हमला करेगा तो डिफेंड मराठे करेंगे। डिफेंड मराठे, इसलिए मराठे पानीपत में थे। और अब वो पानीपत का युद्ध हम क्यों हारे, इसके ऊपर कई हिस्टोरियंस कई ने कई तरीके कारण से हैं, और कहानियां कई बताई। उसके अंदर कहानियां हैं, और कई उसके एलिमेंट्स हैं, और कोई इतनी बड़ी जो घटना घटती है उसका कोई एक रीजन नहीं होता है। तो देयर इज अ बंच ऑफ रीजंस। तो वो बहुत सारे अलग अलग कारणों से वो युद्ध हार गए, और बहुत बड़ी एक पराजय हुई। और उसमें सेनापति जो विश्वास राव थे, जो अच्छा, उस समय के पेशवा के बड़े पुत्र थे, वो मारे गए। सदाशिवराव भाऊ जो उनके साथ अगेन पेशवा परिवार से थे, चिमाजी अप्पा के सुपुत्र थे, वो मारे गए। तो ये अगेन अनदर टू, एंड विश्वास राव 20 साल के, 19-20 साल की उम्र थी विश्वास राव। अच्छा, 19 से 20 साल की, इतनी कम उम्र में? इतनी कम उम्र। तो वो भी मारे गए। अब वो मारे गए, उसके बाद में मराठा साम्राज्य को एक बड़ा सेटबैक लगा। अच्छा, पानीपत के युद्ध की वजह से। तो उसकी वजह से भी फिर मराठा साम्राज्य कमजोर होना शुरू हो गया, शुरुआत वहीं से हुई। उसके बाद हालांकि कंसोलिडेट किया बीच में कुछ समय के लिए, माधवराव ने किया, पर फिर वो भी टीबी, उनको ट्यूबरकुलोसिस हो गया। तो वो टीबी होने से अल्पायु में 26-27 साल की उम्र में, सभी कम उम्र में जितने भी। तो इस वजह से जो पतन की आप बात कर रही हैं, हाँ, तो ये मुख्य रीजन रहे। फिर यहाँ से चूंकि लीडरशिप जाती है तो फिर फर्क पड़ता है। लीडरशिप बहुत इम्पोर्टेंट। तो यही मेरा अगला सवाल भी आपसे कि क्या आपको लगता है कि जैसे वीर शिवाजी महाराज जैसे और योद्धा भारत में होते तो अंग्रेज यहाँ पर अपनी जगह बना पाते, अपना साम्राज्य स्थापित कर पाते? लगभग असंभव था। और वो परिस्थिति तो बाजीराव के समय ही आ चुकी थी। अच्छा, क्योंकि पुर्तगाली, अंग्रेजों के पहले पुर्तगाली हिंदुस्तान में बड़ी ताकत थी, और उन्होंने हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे काफी कब्जा कर लिया था। जो गोवा साइड, गोवा में तो वो आखिरी तक रहे। अच्छा, पर वो बॉम्बे तक, जिसको आज हम बॉम्बे कहते हैं, वसई और ये सारा क्षेत्र जो था वो उनके आधिपत्य में आ गया था। और वहां पर वही टैक्स वसूली, समुद्री यातायात से वसूली, ये सब उन्होंने चालू कर दिया। तो वो एक ताकत है। अच्छा, मुगल थे ही, बड़ी ताकत है। तो इस दरमियान बाजीराव तो नॉर्थ में लगे हुए थे, मुगलों से लड़ रहे थे। चिमाजी अप्पा जो उनके छोटे भाई थे, उनको उन्होंने पश्चिम की कमान दी। अच्छा, और चिमाजी अप्पा ने पूरे वेस्टर्न कोस्ट से गोवा छोड़ के, अच्छा, पुर्तगालियों का सफाया कर दिया परमानेंटली चिमाजी अप्पा ने। और गोवा तक सिर्फ पुर्तगाली सीमित हो गए, और उन्होंने जो अत्याचार किए थे उससे लोग बहुत परेशान थे, इसलिए वो उनको पराजित करना बहुत आवश्यक हो गया था। चिमाजी अप्पा ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया, तो पुर्तगाली एक ताकत नहीं रहे अब।
बाजीराव ने मुगलों को पराजित कर दिया था, तो मुगल भी औरंगजेब जा चुका था, लगभग तो वो भी अब ताकत नहीं रहे थे, शत्रुओं को खत्म और कर दिया। अंग्रेज अभी ताकत बनना चालू ही नहीं हुए थे, अच्छा। व्यापार भर कर रहे थे। तो प्लासी की लड़ाई अगर मुझे सही ध्यान है तो कुछ 1757, मतलब ये जो वसई की जो लड़ाई है, जिसमें पुर्तगालियों को चिमाजी अप्पा ने पराजित किया, ये कुछ 1738-39 ऐसा कुछ होना चाहिए। और उसके बाद करीब 20 साल बाद प्लासी की लड़ाई है, जहां से अंग्रेजों का दखल चालू हुआ, उनका हिंदुस्तान में आगमन चालू हुआ। आगमन तो हो चुका था, व्यापार कर रहे थे एज अ मिलिट्री पावर। इन्वेडर्स वो गलत शब्द होगा। हाँ, इन्वेडर एज अ मिलिट्री पावर, हाँ, उनकी शुरुआत प्लासी से हुई। तो ये 20 साल का डिफरेंस है बीच में। अच्छा। तो अगर इस 20 साल में हमारे पास इतनी प्रतिभावान लीडरशिप बनी रहती तो शायद अंग्रेज अपनी जगह हिंदुस्तान में नहीं बना पाते, क्योंकि अंग्रेजों को अपना आधिपत्य भारत में जमाने के लिए मराठों से ही लड़ना पड़ा। एंग्लो मराठा वॉर्स हुई। हाँ, एंग्लो मराठा वॉर्स हुई, और उन्हीं से अंग्रेज एक तरह से हिंदुस्तान जो उन्होंने जीता वो मराठों से जीता। बाकी सब तो तब तक ताकत रहे ही नहीं थे, शक्तियां बची ही नहीं थी। काफी चर्चा हमने मराठा इतिहास के बारे में की, लेकिन अगर हम शिवाजी महाराज की बात नहीं करेंगे तो शायद मराठा इतिहास अधूरा ही रहेगा। तो अगर मराठा इतिहास में शिवाजी महाराज ने स्वाधीनता का जो सपना देखा था वो उन्होंने लगभग पूरा ही किया। इसके अलावा कोई और बात उनके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें तो प्लीज। देखिए, मैं अक्सर ये बात डिस्कशन में आती है कि सामान्यतः शिवाजी महाराज हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, छत्रसाल बुंदेला हो गए, कोई भी जो भूतकाल के बड़े जो राजा रहे, उनके बारे में सबसे ज्यादा जो चर्चा होती है वो उनके युद्धों की, उनकी लड़ाइयों की होती है। बाजीराव हो गए, बाजीराव के बारे में सबसे ज्यादा क्या सुनने में आता है कि उन्होंने 42 लड़ाइयां जीती। 42 लड़ाइयां ऑफ कोर्स जीती, एक भी नहीं हारे। 42 लड़ाइयां लड़ी और 42 ही जीती। तो ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, फैंटास्टिक वॉरियर। हिस्ट्री में ऐसे वॉरियर बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। ऐसे ही शिवाजी महाराज का भी था। उन्होंने भी एक से एक लड़ाइयां जीती और अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में जीती। लेकिन इतिहास में जब नाम होता है, मैं हमेशा कहता हूं कि इतिहास में कई राजा आए, उन्होंने कई लड़ाइयां जीती। सिर्फ कुछ लड़ाइयां और जीतने से आदमी बाजीराव या शिवाजी नहीं हो जाता है। हाँ, उनमें कुछ और भी होता, कुछ और भी। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब तक गुड गवर्नेंस नहीं है तब तक आपका नाम वैसा नहीं हो सकता जैसा शिवाजी महाराज का या बाजीराव पेशवा। और फिर इन लोगों की जो दूरदृष्टि थी वो इतनी अलग थी और दूसरों से इतनी ज्यादा आगे का वो देख पाते थे। जैसे एक दो मैं आपको छोटे छोटे उनके बानगे देता हूँ कि तो आप कुछ समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अपने एक आदेश में शिवाजी महाराज अपनी सेना के नायकों को आदेश दे रहे हैं कि वृक्षों को कैसे मतलब बचा के रखना। अच्छा, उस समय में भी जब चारों तरफ जंगल थे, शेर चीते घूमते थे, ऐसी जब स्थिति थी और वो सह्याद्री का एरिया जहाँ 100-150 इंच बारिश होती है साल भर में, हरियाली मतलब नीचे धूप ही नहीं आती है। हाँ। इस हद तक घने जंगल है। अच्छा। ऐसे जगह पर भी वो ये कहते हैं कि अननेसेसरी लकड़ी नहीं काटे, नाव बनाने के लिए या इस तरह की किसी जरूरी काम के लिए ही सागवान के झाड़ काटे जाए। अच्छा। आम और कटहल की लकड़ी भी काम में आती है, अच्छी लकड़ी है, लेकिन उनको मत काटिए। अच्छा। क्योंकि प्रजा उस पर डिपेंडेंट है। उस समय भी सस्टेनेबिलिटी उसका वो इन वृक्षों को बड़ा होकर फल देने में बहुत समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज काटा 2 साल में नया आम का झाड़ आ जाएगा। ये लिखा है उन्होंने अपने ऑर्डर शब्दों में। जी हाँ, कि ऐसा नहीं है कि आपने आज झाड़ काटा और 2 साल में फिर नया आम का झाड़ आ जाएगा। इसको लंबा समय लगता है। प्रजा इन वृक्षों पर निर्भर रहती है,
इसलिए आम और कटहल के झाड़ न काटे जाए, ये उन्होंने तब ऑर्डर में लिखा। एक शिवाजी साधु- जैसा राजा ही अपनी और प्रजा के लिए इतना सोच exactly, सकता था। और ये वो माइन्यूट थिंकिंग है उनकी, और ये इस वजह से बिकॉज ही बिलोंग टू दोस पीपल, वो वहीं से आए थे, वहीं से आए और उनको उनकी जीवन शैली, उनका जीवन यापन का तरीका सब कुछ उनको मालूम था, इंच एंड इंच मालूम था। तो उन्होंने कहा कि जो भी लकड़ी आपको काटना है जलाने के लिए, दूसरे कामों के लिए, वो ऐसे झाड़ होना चाहिए जो जल्दी फिर से उगाए और जिस पर प्रजा की कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ये क्लैरिटी उनके एक एक ऑर्डर्स जो हैं, उनका जो योजना बनाने का, प्लान करने की, जो जिसको हम कहते हैं माइन्यूट डिटेल्स में जो वो मेटिकुलस प्लानिंग करते थे। एक आदेश में वो ये कहते हैं कि सैनिकों को रात को दिया बुझा के सोना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों? दिए में तेल रहेगा उस जमाने में, तो तेल और तेल में कपास की बाती, तो उनका कहना था कि जंगली चूहों को ये पसंद है। अच्छा। और वो जंगली चूहे इस बाती के चक्कर में वो दिए को ढोल देते हैं, और वो दिया ढुल जाएगा, बाती जलती भी रहेगी, वो बाती लेके इधर उधर घूमते हैं, जलती बाती लेके अच्छा घूम सकते हैं, और आपके साथ में बारूद है, हथियार है, गोला बारूद है, जानवरों के साथ का खिलाने का चारा है, सूखा, ये सब कुछ है। तो ये चीजें आपके साथ में है, तो आप ये रिस्क मत लेना, रात को दिए बुझा के। इतना ये भी दूर का वो भी राजा सोचा। लिख के दे। तो ये ऐसे कई उनके माइन्यूट ऑर्डर्स अवेलेबल है, अच्छा, जिसमें वो ये सारी बातें करते हैं। जब इतनी इनडेप्थ सोच हो, इतनी इंट्रिकेट प्लानिंग हो, और जब वो प्रजा के बारे में यहाँ तक सोच रहा हो कि वो सैनिक की जान चली जाएगी उस आग लगने से, या घोड़े को नुकसान हो जाएगा, या तो वो भी जब वो सोच रहा है बैठ के, तब फिर वो भीड़ से अलग हो जाता है। वो सामान्य राजाओं में फिर उसकी गिनती नहीं हो सकती। बाजीराव का जैसे हम बात करें, तो उनकी जो सबसे प्रसिद्ध लड़ाई है पालखेड़ की लड़ाई, पालखेड़ की, निजाम हैदराबाद की, उन्होंने हैदराबाद के निजाम को हराया था उसमें। और फिर वही निजाम शक्तिशाली था, उसकी सेना बहुत बड़ी थी, संख्या में बहुत ज्यादा थी, उसके पास बड़ी बड़ी तोपें थी। बाजीराव के पास सिर्फ घुड़सवार थे, सिर्फ घुड़सवार थे। घुड़सवार सेना थी, बहुत छोटी सेना थी कंपैरेटिवली। और उन्होंने उसको, वो जो आजकल एक शब्द चल रहा है राजनीति में, आपदा में अवसर, अच्छा, तो वो उन्होंने उस समय भी किया कि उन्होंने उससे अपनी स्ट्रेंथ बनाया, और बहुत लंबे समय तक वो उन्हें छकाते रहे। अच्छा, ये आगे आगे, और उसका वो पूरा लवाजमा, एंड ही वाज हैविंग अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। इतना सब वो तोपे और वो बैलगाड़ियां, उस पे सामान लदा हुआ, और इतनी बड़ी सेना, और हाथी और घोड़े और जो भी उसके, तो उसको समय लगता था। इन्होंने उसको पहले तो खूब छका के फाइनली गोदावरी नदी के किनारे पालखेड़ एक जगह है, वहां पर वो ऐसी जगह लेके आए, और ये सारा उनका प्लान था। वो ऐसी परिस्थिति खड़ी करी कि एक समय ऐसा आ गया कि उनका तोपखाना गोदावरी नदी के एक तरफ, और सेना गोदावरी नदी के दूसरी तरफ। अच्छा, he brought him into that situation। ये उनका जो पालखेड़ की लड़ाई, कहते हैं कि आज भी फौज को सिखाई जाती है, वो जो स्ट्रेटेजी बनाना और वहां पर अपने हिसाब से उसको लेके आना, तो जबरदस्त युद्ध। और वहां लाके फिर उसका तोपखाना एक तरफ, सेना एक तरफ, ऐसी जब स्थिति कर दी, और उसके बाद उन्होंने, नंबर उनका बहुत बड़ा था कंपैरेटिवली, तो इसलिए सामने आमने की लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। He knew that स्ट्रेटेजी और उन्होंने उसने इस हिसाब से ही बनाई। लेकिन फिर उन्होंने क्या करा कि उनको चोक कर दिया, मतलब नदी तक जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए, उधर जाने के हर कहीं भी वो उसको बिल्कुल चोक कर दिया, और खाना पानी दूभर कर दिया, सप्लाई चेन काट दी, पानी की सप्लाई काट दिया, खाने का सप्लाई काट दिया। स्थिति ऐसी हो गई, ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि स्थिति ये आ गई कि उनको अपने घोड़े काट के खाने की नौबत आ गई। अच्छा, क्योंकि अब क्या करें, खाएंगे क्या? तो सही बात मतलब है। इतना वो परेशान हो गए, और भूखा प्यासा, पूरी सेना बेहाल। इस आधी परिस्थिति लड़ाई में, तो तभी हाँ, जीत गए हो। हाँ, मतलब वो तो कुछ नहीं, अब वो तो या तो सिटिंग डक थे, आप जाके उनको मार दो, या वो ऐसे ही मर जाएंगे कुछ दिनों बाद भूख प्यास। ऐसी स्थिति में ईद आई। अच्छा,
और निजाम भी थे वहाँ खुद। निजाम खुद थे खुद इस थे। युद्ध में। तो निजाम ने पत्र लिखा बाजीराव को अच्छा। कि अब यह हमारी परिस्थिति है, हम्म मेरे साथ इतना बड़ा सैनिक लोग हैं, उनके शायद परिवार वगैरह भी लोग आते थे, वो सब भी है, तो इनको ईद बनाने का मौका दिया जाए। निजाम के जो सलाहकार थे उन्होंने कहा क्या कर रहा हूँ, तो कोई मानेगा क्या। खैर निजाम ने पत्र लिखा, बाजीराव के पास पत्र आया। बाजीराव के सलाहकारों ने भी मना किया कि ये कौन सी बात है। बाजीराव ने कहा नहीं, लड़ाई निजाम से है, वो बेचारे सैनिक तो अब नौकरी कर रहे हैं और उनका त्योहार है, तो उन्होंने 2 दिन की मोहलत दी। अच्छा। रसद पहुंचाई, ईद मनाने दी और फिर चौक किया, और उसके बाद जाके निजाम ने घुटने टेके और फिर निजाम के साथ जो भी उनकी संधि वगैरह हुई और जो कुछ आगे का जो कुछ हुआ वो हुआ। तो ये जो सरोदयता भी साथ में थी, ये जो मानवीयता भी उनके मानवीयता साथ रही युद्ध में भी, तो ये बाजीराव और शिवाजी महाराज जैसे लोगों को अलग बनाती भीड़ से, अन्य राजाओं की भीड़ से अलग करता है। इसलिए तो कहते भी हैं ना कि युद्ध भूमि से ज्यादा यहाँ लड़े जाते हैं, मस्तिष्क में लड़े जाते हैं। तो ये उन राजाओं की एक व्यक्तित्व की खासियत थी, उनका बड़प्पन था, उनमें उनके अंदर वो मानवीय एलिमेंट इतना हावी रहता था, यूं कहें, या इतना मजबूत था कि युद्ध में भी वो दूसरी सेना के बारे में उन्होंने मानवीयता को नहीं भूलते थे। वहां पर कोई धर्म आड़े नहीं आता था, कोई जाति आड़े नहीं आती थी, कोई कुछ भी दुश्मन वगैरह सब कुछ ठीक है, लेकिन मानवीयता को वो कभी छोड़ते नहीं थे। जबकि नहीं तो 42 लड़ाई जीता हुआ व्यक्ति अहंकार के मद में चूर होकर, उसको क्या फर्क पड़ता है कौन मर रहा है कौन जी रहा है। हाँ। बहुत आसान था, दुनिया में ऐसे 1000 उदाहरण है। तो ये वो चीजें हैं जो शायद इन लोगों को महानतम बनाती हैं। इसलिए इतिहास ने पहले भी शिवाजी महाराज और पेशवा बाजीराव को याद किया है, और आगे भी हम सब जरूर करते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ श्रीरंग पेंढारकर जी। हमने कई सारी चर्चा मराठा इतिहास के बारे में की, शिवाजी महाराज के बारे में की, रानी ताराबाई के बारे में की, पेशवा बाजीराव के बारे में की, और आगे भी हम ऐसे ही कई एपिसोड्स आपके लिए लेकर आएंगे। तो आपको अगर हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे इस एपिसोड को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। थैंक्स। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।